हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12 के बारे में। जो अपने विज्ञान के अंदर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां जो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स वाले चैप्टर है, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपके पास पुरानी वाली किताब है तो उनमें ये 10वां, 11वां, 12वां और 13वां पार्ट होंगे। इसके अलावा जितने भी पार्ट है, चाहे 14वां हो और उससे पहले आने वाले जीव विज्ञान के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेंगे वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। और अपने केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के जो पार्ट है 1 से 4 तक, उनका जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इनके अलावा एमसीक्यूज का यानी बहु वैकल्पिक प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 13 के 13 चैप्टर के, वो अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं, फिलअप्स यानी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने इसमें अपने महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के प्रकार बताइए। तो देखिए, वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोल होता है, ठीक है, उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के, एक तो होता है अवतल, एक होता है उत्तल, ठीक है। फिर है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं उत्तल दर्पण का। कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ये अपने दृश्य क्षेत्र ज़्यादा दिखाता है, ठीक है ना। मतलब काफ़ी बड़ी क्षेत्रफल को छोटी सी जगह पे दिखा देता है, ठीक है ना। अगला है अपने कि हीरे का अपवर्तनांक, यहाँ पे अपवर्तनांक होना चाहिए था, है ना, 2.42। इस कथन से क्या तात्पर्य? आपसे सीधा हीरे का अपवर्तनांक भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हीरे का अपवर्तनांक ये जो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने एमसीक्यूज में, ठीक है ना। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या? म्यू बराबर, यानी यहाँ पे अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? सी अपॉन एन, ठीक है ना। सी का मतलब होता है लाइट की स्पीड होती है, मतलब प्रकाश की गति वायु में, और ये प्रकाश की गति होती है अपने माध्यम में, ठीक है ना। ये सूत्र याद रखिएगा। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, और सूत्र भी लिखिए, ठीक है। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखना। तो देखिए, लेंस द्वारा आपतित प्रकाश को विचलित करने या मोड़ने की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, बड़े ही सरल शब्दों में, ठीक है ना। और यदि मीटर में लेंस की फोकस दूरी f है तो लेंस की क्षमता जो होगी वो होगी अपने p बराबर 1/f, ठीक है ना। ये इसका सूत्र होता है, क्या? p बराबर 1/f। और हमेशा ध्यान रखिए ये हमेशा मीटर में होता है इधर, ठीक है ना। तो कभी भी आपको डायप्टर इसका मात्रक के ध्यान रखना, ठीक है ना। डायप्टर मात्रक किसका? लेंस की क्षमता का, ठीक है। और ये उसका सूत्र हो गया, ठीक है। तो हमेशा इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इस एक की जगह हम 100 लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई दो अंतर बताइए। तो देखिए, वास्तविक में क्या होता है कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद में वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। कौन? प्रकाश किरण, ठीक है ना। प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद में एक बिंदु पर मिलेगी वास्तव में। इसमें ऐसा आभास होता है, मिलती नहीं है, प्रतीत होती है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं आभासी। यह सदैव उल्टे बनते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं हमेशा उल्टे बनते हैं, और आभासी जो होते हैं हमेशा सीधे बनते हैं। और वास्तव में लाइन कट हुई है, मतलब दो प्रकाश किरणें मिली हैं, तो इन्हें पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इनको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगला देखते हैं, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, अपने को दे रखा वक्रता त्रिज्या दे रखा है, तो सिंपल सा सूत्र ध्यान रखिए कि R बराबर 2F, ठीक है ना, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये दो जो है इसके नीचे लाके भी लिख सकते हैं इस प्रकार से कि F बराबर R/2, ये भी लिख सकते हैं, सेम ही बात है। अब हमें बोला कि वक्रता त्रिज्या 20 है, तो इस R की जगह हम कितना लिख देंगे? 20 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए 20/2, तो अपने F आ जाएगा यहाँ 20/2 कट के हमने 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, एक समतल द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, ठीक है ना। +1 का मतलब हो गया कि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर है। और धनात्मक चिन्ह क्या दिखाता है आवर्धनता में? ये दिखाता है कि प्रतिबिंब सीधा बना है और आभासी बना है। आप जानते हो सीधा होता है वो हमेशा आभासी होता है, और उल्टा होता है वो हमेशा वास्तविक। तो प्लस ये दिखाता है कि सीधा बना और आभासी बना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन,
प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन में क्या होता है, परावर्तन में क्या, जहाँ से लाइट गई वापस उसी माध्यम में लौट आएगी, ठीक है ना, वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। लेकिन लेकिन अपने अपवर्तन में क्या होता है, जो प्रकाश किरण कहीं जाती है सघन माध्यम से विरल में, तो उसके अंदर से होके निकल जाती है और कुछ मुड़ जाती है, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं अपवर्तन। लेकिन परावर्तन की परिभाषा पूछी यहाँ तो, ठीक है। और प्रथम नियम, इसका नियम क्या है, दो नियम है इसके परावर्तन के, क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर एक ही अभिलंब में तीनों स्थित होते हैं, ठीक है ना, एक ही अभिलंब में तीनों स्थित होते हैं, ठीक है। और द्वितीय नियम क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। जैसे देखिए, ये अपने एक समतल सरफेस है, यहाँ पे ये आपतित किरण है, ठीक है, और यहाँ हमने अभिलंब खींच दिया और ये परावर्तन होने के बाद ऐसे चली गई, तो ये कोण आई, इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो हमने ऐसे सीधे खींचा, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, दो नियम। फिर पूछा स्नेल का नियम क्या है, लिखिए। तो देखिए, स्नेल का नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर तिरछी आपतित होती है, तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और परावर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात नियत रहता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। स्नेल के नियम को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि साइन आई बट्टे साइन आर, ठीक है, इनका मान हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं और अपवर्तनांक भी कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, अब इनकी परिभाषाएं लिखनी है आपको। एक अभी थोड़ी देर में आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाना है शानदार ट्रिक के साथ, ठीक है। आपकी इमेज तो पक्का आना तय है वहां से, तो ठीक है, लेकिन बनेगी कैसे, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, प्रकृति कैसी होगी, इनको शानदार याद करने का तरीका मिल जाएगा, ठीक है ना, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें परिभाषा पूछी, ध्रुव क्या होता है। तो गोले दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का, जैसे ये हमने बनाया, ठीक है, इसमें ये जो मध्य बिंदु है ना, इसको हम कहते हैं ध्रुव, पी यानी पोल, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, पी या पोल या ध्रुव, मतलब अपने गोले दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव, पहली परिभाषा। दूसरा है लेंस का मुख्य फोकस क्या है, मुख्य अक्ष क्या है। तो देखिए, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे हमने ये लेंस बनाया एक, ठीक है ना, अब यहाँ से ये जो सीधी लाइन जा रही है, इसी को हम काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। अगला है प्रकाशिक केंद्र लेंस का। अब लेंस का प्रकाशिक केंद्र पूछा, तो लेंस का अपवर्तन तल के केंद्र बिंदु से उसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र मतलब जैसे हमने ये बनाया ना, तो इसके बीच में ये वाला पॉइंट होगा ना जो अपने बीच में, इसको बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। फिर है वक्रता केंद्र, तो उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं जिसका दर्पण वह भाग होता है, मतलब दर्पण जिसका वो भाग होता है। जैसे वक्रता केंद्र क्या होगा, ये दर्पण है, ठीक है, अब ये पूरा ऐसे दर्पण था, हमने यहाँ से काट दिया, तो ये पॉइंट जो हो गया ना, इसका केंद्र बिंदु, इसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगला देखते हैं, अपने को बोल रखा कि 2 मीटर, ध्यान रखिए इस चैप्टर से आपके बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो न्यूमेरिकल है ना, अंक एक प्रश्न, वो बड़ा नहीं बनेगा, वो आपके विद्युत पाठ से बनेगा, ठीक है, और वहां से बनना तय है, ठीक है। और जो आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन, उनसे बाहर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपके विद्युत वाले क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किस अवतल लेंस की क्षमता चाहिए, ठीक है ना, कितने मतलब कितने 2 मीटर फोकल लेंथ है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक है, ये पूछा सिंपल सा। तो हमको यहाँ पे फोकस दूरी दे दी f बराबर, यहाँ पे -2 कर देते हैं ना, क्वेश्चन -2 है ना, तो यहाँ लिख दिया -2, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, लेंस की क्षमता चाहिए, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 और नीचे लिख दिया -2, ठीक है। जब इसको आधा किया तो आधे को हम ये लिखते हैं 0.5, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और क्योंकि लेंस की क्षमता को हम d में व्यक्त करते हैं डायोप्टर में, ठीक है ना, तो d लगा दीजिए पीछे, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगला देखते हैं अपने,
उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपसे चाहे लेंस की समता पूछे, फोकस दूरी पूछे, आपको बस एक ही सूत्र इस्तेमाल करना, P बराबर 1/f। याद रख लेना इसको, तो ठीक है ना। तो लेंस जिसकी क्षमता -2.0D और इस प्रकार का लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए आपको क्षमता दे दी, इस बार P का मान दे दिया और आपको F निकालना है, ठीक है ना। तो P का मान -2 है और F दे दिया आपको ये, ठीक है। तो हमने इसको इधर भेज दिया और इस 2 को नीचे ले आए F की जगह, ठीक है ना। तो 0, क्योंकि ये हमेशा किस में होती है, अपने मीटर में होती है। जहाँ डायप्टर दे रखा वहाँ पे क्षमता हमेशा मीटर में आएगी, ठीक है ना। तो 0.-0.5 मीटर, या इसको चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अगला आपने कोई डॉक्टर जो कि +1.5 डायप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है और लेंस की फोकस दूरी का मान ज्ञात कीजिए। निर्धारित कीजिए कि लेंस अभिसारी होगा या अपसारी, ये भी बताइए। तो बड़ा ही आसान है, क्या कि संशोधक लेंस की क्षमता होती है P बराबर, अपने यहाँ पे प्लस दे रखा तो हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ठीक है ना। ये अपनी लेंस की क्षमता आ गई, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया लेंस की क्षमता, ठीक है। क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इस P को इधर ले आए और F को इधर भेज दिया, ठीक है ना। हमने चेंज कर दिया। सूत्र होता है अपने P बराबर 1/F होता है। तो हमने यहाँ पे इसको रखा और यहाँ हमने चेंज कर दिया, कर सकते हैं आराम से, वज्र गुणन कहते हैं इसको, ठीक है। ये लिख दिया। अब इसका जब हमने सॉल्व किया तो ध्यान से देखिए कि इन दोनों के ना पॉइंट हटाने के लिए हमने ऊपर लगा दिया 0, ठीक है, और ये हो गया, आपने पॉइंट हटा दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10 और नीचे हो गया 15। जब इसको हमने 5 से काटा तो 2/3, तो ये 2/3 आया। और इसमें भाग लगाएंगे तो 0.666 ऐसा आता जाएगा, ठीक है ना। तो हमने ले लिया 0.6 मीटर, ठीक है ना। ये फोकल लेंथ हो गई, फोकस दूरी हो गई। चूंकि ये प्लस में आया अपने आंसर, ठीक है ना। अगर ये अपने प्लस में आया है, क्योंकि प्लस थी अपने डायप्टर, ठीक है ना, तो प्लस का मतलब हो गया धनात्मक चिन्ह, ये दिखाता है कि लेंस अभिसारी यानी उत्तल लेंस है, ठीक है। और उत्तल लेंस का ही दूसरा नाम क्या होता है, अपने अभिसारी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अपसारी कौन सा होता है, अवतल लेंस, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, अगला जो आंख वाला चैप्टर है, आई, ह्यूमन आई, मानव नेत्र, ठीक है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें अपने इमेज फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने शामिल नहीं किए हैं, ठीक है, जिसमें हमें किरण आरेख बनाने हैं, क्योंकि उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो थोड़ी देर में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर सारे वीडियोज देख सकते हैं। एक बात जरूर, आप जरूर देखिएगा सारे वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बाहर मिलने का चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, तो सुनिए। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए आकाश हमेशा काला प्रतीत होता है। क्योंकि वायुमंडल है ही नहीं तो प्रकीर्णन होगा नहीं। क्योंकि जब भी रंग की बात आए, याद रख लो रंग, जब भी आपको रंग का पूछे कि सूर्य अपने उगते समय और अस्त होते समय हमें ऑरेंज कलर का क्यों नजर आता है, ठीक है ना, या फिर आकाश नीला या काला क्यों दिखाई देता, सिर्फ रंग की बात हो तो हमेशा वहां पे एक ही काम होगा, वो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। वहां पे ना आपको अपवर्तन के बारे में सोचना है, ना ही परावर्तन के बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो जब भी बात अपने किसकी होगी, जब भी अपने बात होगी रंग की, नीला रंग, काला रंग, जो भी हो, ठीक है ना, हरा रंग, ठीक है, तो हमेशा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। अगर बात होगी अपने कोई चीज की ऊपर उठी हुई या टिम टिम करते हुए दिखता है, मतलब थोड़ी देर बाद दिखता है, नहीं दिखता है, गायब हो जाता है, ऐसी चीजें होगी तो हमेशा होगा अपवर्तन। अपवर्तन हमेशा क्या होगा, अपवर्तन। चाहे इसमें मुड़ी हुई चीज दिखाई दे, चाहे पेंसिल मुड़ी हुई, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे, कोई भी चीज दिखाई दे, वहां होगा हमेशा अपवर्तन, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो अभी बात कर ली हमने क्या कि अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी जो गैसें हैं वो प्रकाश किरण जब तक धरती तक पहुंचती हैं तो बहुत सारी किरणों से, मतलब प्रकाश जो है वायु की परत से होके नीचे आता है, तो उनका लाइट है ना, प्रकाश किरण, वो निरंतर मुड़ती रहती है, कभी सघन माध्यम, विरल माध्यम, ऐसे होते होते अपने आंखों तक पहुंचती है, तो अपने स्थिति बदलती रहती है, ठीक है। इसी कारण तारे हमेशा टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अगला देखिए, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। देखो लाइट का बिखर जाना, ठीक है, ये वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके अंदर यहाँ पे सफेद लाइट है, ऐसे गई, फिर आगे। अब यहाँ से ध्यान रखने योग्य बात है कि आपको ये याद रख लेना है, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा जो मुड़ेगा वो हो गया अपने वायलेट, ठीक है ना।
बैंगनी कलर, और सबसे कम होगा वो होगा लाल कलर। ठीक है, और इसमें भी एक बात कि जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है उसका डेविएशन सबसे कम होता है। ठीक है ना, और लाल रंग के अपने सिग्नल वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है ना, इसी कारण से बनाए जाते हैं कि ये जो होते हैं इसका विचलन बहुत कम होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर यहाँ रेड है, ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और अपने वॉयलेट। ठीक है ना, बैंगनी। ठीक है, इनको याद रखने का तरीका भी है विबग्योर, और आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है ना, फिर है वर्ण विक्षेपण। ये जो ऊपर घटना है इसको कहते क्या है, ये किसे कहते हैं ये? तो जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म से निर्गत प्रकाश अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या? प्रकाश जो होता है ना अपने 7 रंगों से मिलके बना है, फिर लास्ट में सातों रंग मिलता है तो हमें सिर्फ सफ़ेद नजर आता है। ठीक है, तो ये अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और इसमें याद रखने का क्रम ध्यान रखिएगा, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, विबग्योर। ठीक है ना, वी ब यो र। ठीक है, आर ई। ठीक है, ये नारंगी है ना, ऑरेंज, ये ऑरेंज यहाँ पे, और ये रेड। ठीक है ना, विबग्योर। वॉयलेट, ये हो जाएगा अपने विबग्योर। एक सेकंड, एक मिस कर दिया ना, इसमें लिखेंगे अपने विब विब। ठीक है ना, क्योर। पीला का हो जाएगा येलो। ठीक है ना, ये हो गया अपने वॉयलेट, इंडिगो, नीले का ब्लू, हरा का हो जाएगा ग्रीन। ठीक है ना, मिस क्या कर रहे थे, ग्रीन को, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। ठीक है ना, ऐसे याद रखिए। ठीक है, विबग्योर में वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है ना, फिर आएगा ग्रीन। ठीक है, मतलब सॉरी ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी और आर यानी रेड, रेड यानी लाल। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना, इनका ये क्रम है। ठीक है, फिर है टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की भूमिका समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए, जब प्रकाश किसी कोलाइडली माध्यम से यानी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब जानते हैं आप, ऊपर हमने बात की है, प्रकीर्णन मतलब लाइट का बिखर जाना। ठीक है, और कलर में, अलग अलग कलर में दिखाई देना। ठीक है, तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, क्योंकि लाइट यूं हमें दिखती नहीं है। ठीक है, लेकिन जब वो किसी कोलाइडल माध्यम से गुजरते हैं तो हमेशा हमें अपने को प्रकाश का मार्ग दिखने लगता है। इसी घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना, याद कर लेना इसको। ठीक है, दृष्टि दोष देखिए कितने प्रकार का होता है और होता क्या है। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजस क्षमता खो देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं, और इसी के कारण या तो धुंधला हो जाता है, या दूर की चीज़ नहीं दिखती, या पास की नहीं दिखती, इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना, अब दृष्टि दोष कितने प्रकार के, 3 प्रकार के हैं। कौन सा? निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया। ठीक है ना, एक होता है अपने जरा दृष्टि दोष या जरा दूर दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, निकट, ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है, निकट इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि जो अपना आँख होता है इसमें इमेज जो है अपने प्रतिबिंब होता है ना, वो ऐसे पहले ही बन जाता है। ऐसे जैसे ये अगर लाइट आई है, ये अपना रेटिना, यहाँ पे ये क्या है, रेटिना। अब निकट इसलिए रखा क्योंकि ये जो ऐसे ये यहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब यहाँ पहले ही बन गया, इसलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष रखा। और इसमें ना दूर की चीज नजर नहीं आती। कौन सी चीज? दूर की वस्तु सही स्पष्ट नहीं दिखाई देती, और इसको सही करने के लिए याद रख सकते हो आप क्या, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो देखिए निकट 3 अक्षर है इसमें, तो अवतल इस्तेमाल कर लो, अवतल। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में 2 है तो उत्तल। जैसे देखो, बीमारी का नाम बड़ा है तो लेंस का नाम भी बड़ा है, और बीमारी का नाम दूर छोटा है तो लेंस का नाम भी छोटा है। ऐसे याद कर लो, बड़ा ही आसान है। ठीक है ना, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा? अवतल लेंस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अपने को रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है और दूर की चीज दिखाई नहीं देती। ठीक है ना, ये दोष हो गया। ठीक है, और अभी हमने बात की कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस है। ठीक है ना, फिर अगला देखते हैं दूर दृष्टि दोष। बस वही चीज, क्या इसमें रेटिना पर है ना प्रतिबिंब ऐसे,
ये ऐसे बन जाता है या दूर बन जाता है रेटिना से, इसलिए इसका नाम दूर होता है, ठीक है ना, दूरदृष्टि दोष। और इसमें पास वाली चीज नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना, कौन सी चीज, पास वाले। याद कैसे, जैसे इसमें तो क्या छोटा नाम है ना, तो इसके लिए उत्तल इस्तेमाल कर लेंगे, उत्तल लेंस, ठीक है ना। और उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। और मानव नेत्र सुस्पष्ट 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, और अनंत तक, दूर तक तो अनंत तक चांद तारे देखता ही है, ठीक है ना। अगला है अपने दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। तो देखिए उत्पन्न होने के क्या कारण है, तो क्या कारण है देखिए, साथ में पूछा है क्वेश्चन कि ये दूर दृष्टि दोष है ना, अरे दीर्घ या दूर, ये होता कैसे है मतलब। तो नेत्र अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना, ठीक है, और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये दो कारण होते हैं। फिर पूछा है कि निकट दृष्टि दोष से उत्पन्न होने के क्या कारण, मतलब ये उत्पन्न क्यों होता है, ऐसे क्या कारण है। फिर पूछा है कि जरा दूरदर्शिता क्या है और इसके कारण और निवारण को भी बताइए। तो देखिए आदमी की जो आयु के साथ है ना, समंजस क्षमता घटने लगती है, आंखों की क्षमता वो घटने लगती है, और अधिकांश व्यक्तियों में निकट बिंदु दूर हट जाता है, और जिसे हम जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं, और इन्हें पास की वस्तुएं आराम से देखने में कठिनाई होती है, ठीक है। और दोष पक्षमाभी पेशियों की धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण और क्रिस्टल लेंस के लचीले होने के में कमी होने के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इन्हें द्विफोकसी लेंस का उपयोग करना पड़ता है। कौन सा, द्विफोकसी लेंस, ठीक है ना, जिसमें दोनों लेंस शामिल होते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर है अपने विद्युत, ठीक है। देखते हैं, ये प्रतीक चिन्ह आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। विद्युत शेल, जब एक बार ऐसा लिखा, एक डंडी बड़ी एक छोटी, प्लस और माइनस लिखा दिया, ये क्या होगा अपना, ये होगा शेल, ठीक है। लेकिन ऐसे दो या दो से ज्यादा लगा दिया हमने, एक दो तीन कितने भी लगा दो, एक से ज्यादा होना चाहिए, उसे हम सेलों का संयोजन बोलेंगे या बोलेंगे बैटरी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, ये खुली है, खुली है मतलब अभी इसमें करंट नहीं चल रहा है, ये बंद है मतलब अब इसमें करंट चलेगा, ठीक है। तार संधि, ये तार का जॉइंट है इस प्रकार से, और बिना क्रॉसिंग, जब ये ऐसे जॉइंट होता तो ऐसे डॉट बनाया जाता है, और ये ऊपर से निकाला है तार, ठीक है ना। और विद्युत बल्ब का ये जानते हो, प्रतिरोधक का ध्यान रख लेना, जिस भी अपने को जो क्वेश्चन देंगे उनमें प्रतिरोधक के लिए ये इस्तेमाल करेंगे, और धारा नियंत्रक के लिए दो चिन्ह है, ठीक है ना, जिसे हम प्रतिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक बोलते हैं, ठीक है ना। अमीटर का आप जानते हैं ए लिखते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर का वी लिखते हैं, ठीक है ना। ये जानते हैं हम, अमीटर श्रेणी क्रम में लगाते हैं, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगाते हैं, या पार्श्व क्रम में लगाते हैं, ठीक है ना। ये जानते हो अच्छे से, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ फॉर्मूले देखिए यहाँ पे, विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध क्या होता है, तो V बराबर IR ये होता है, ठीक है, ये ओम का नियम है, ठीक है ना। तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनके तुल्य प्रतिरोध में क्या संबंध होगा, तो क्या होगा कि तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, श्रेणी में तीनों ही अपने जुड़ जाते हैं, ठीक है। और अगर तीनों ही पार्श्व क्रम में संयोजन हो तो ये इस प्रकार से लिख देंगे, एक बटे आर क्या होगा, एक बटे R1 प्लस एक बटे R2 एक बटे R3, ठीक है ना। अगला देखते हैं, आवेश और विद्युत धारा का क्या संबंध है, सूत्र लिखिए। तो आवेश क्या होता है, विद्युत धारा और आवेश में I बराबर Q बट्टे T, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत जगह इस्तेमाल होगा, न्यूमेरिकल में होगा, क्योंकि विद्युत के न्यूमेरिकल आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें इसके सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। उससे बाहर आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है, अगर इसको चेंज भी कर दें तो Q बराबर अपने IT हो जाएगा, ठीक है ना, ये सूत्र हो गया अपने, ठीक है। अगला है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है ना, कितना होता है कूलाम, ठीक है ना, इतना लिख देंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। और विद्युत आवेश का मात्र क्या होता है, कूलाम। विद्युत धारा का मात्र क्या होता है, एम्पियर। और विभवांतर का मात्र क्या होता है, वोल्ट, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, पहले हम बात कर चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। मतलब ये एक वायर है, इसके यहाँ से यहाँ तक जो आवेश को ले जाने के लिए काम हुआ है उसे हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। अगला है, किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को हम धारा नियंत्रक कहते हैं, क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, फिर है अपने, किसी परिपथ में संयोजित तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर देते हैं तो अमीटर का पाठ्यांक कितने गुणे हो जाएगा, तो एक चौथाई गुणा, एक चौथाई हो जाएगा, ठीक है ना। पाठ्य अमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाएगा, एक चौथाई, क्योंकि अगर हम तार की लंबाई को दुगुना कर रहे हैं
तो वो क्या होता है अपने इसके रेसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो 1/4 हो जाएगा। ठीक है। विद्युत संचरण के लिए प्रायः किन दो धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है? तो तांबा और एल्यूमिनियम। हम नॉर्मली तांबे के तार होते हैं या एल्यूमिनियम, ठीक है ना, घरों में। ठीक है। अगला है विद्युत परिपथ का अर्थ क्या होता है? तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ में विद्युत, उसको हम कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या? विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को या पथ को कहते हैं विद्युत परिपथ। इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, परंतु यदि परिपथ कहीं से टूट जाए या स्विच ऑफ कर दिया जाए तो धारा प्रवाह बंद हो जाता है। ठीक है। और विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए, मतलब एम्पियर को परिभाषित करना है। ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। यदि किसी चालक में प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करें तो उसमें एक विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है ना। जैसे देखिए 1 कूलाम प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा? 1 एम्पियर विद्युत धारा मिलेगी। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये देखिए किन पे, 4 चीजों पे निर्भर करता है। पहला क्या? चालक तार की लंबाई। अगर चालक तार का प्रतिरोध तार जो होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब आर समानुपाती होता है एल के। जितना लंबा तार होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा, जितना छोटा तार होगा उतना ही कम प्रतिरोध होगा, पहली बात। दूसरा, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अगर ये क्या होता है, ये प्रतिरोध बराबर 1/एरिया क्षेत्रफल। ठीक है ना। अगर मान लीजिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। और ये अनुक्रमानुपाती था अपने लंबाई के पहले प्रतिरोध, लेकिन क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत अनुक्रमानुपाती। ठीक है ना। और अगर क्षेत्रफल अपने ज्यादा कम है तो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार यूं मोटा ज्यादा है तो इसमें प्रतिरोध होगा ही नहीं, आराम से चलेगा करंट। ठीक है। प्रतिरोध बहुत कम होगा। लेकिन तार पतला है ऐसे तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, सीधा ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब हमने जो तार लिया है वो कौन सा लिया? नाइक्रोम का तार कॉपर के तार के लगभग 60 गुना अधिक प्रतिरोधक होता है। ठीक है ना। कहने का मतलब तार हमने किस चीज का बना हुआ लिया, पदार्थ की प्रकृति क्या, उस पर भी निर्भर करता है। फिर अपने तापमान पर, शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है और ताप कम होने पर कम हो जाता है, तो तापमान पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, एक ही तथा समान लंबाई के दो तारों में यदि एक पतला तार दूसरा मोटा तार हो तो इनमें से किस में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया है और क्यों? देखिए दोनों क्या है, एक पतला तार है, ठीक है, ये तार है, ठीक है, और एक ऐसे मोटा तार है, ठीक है, मोटा तार। समान विद्युत धारा एक ही चीज है जो विद्युत दे रही है दोनों को। ठीक है। आपको बताना है कि किस में विद्युत धारा कम होगी, किस में ज्यादा होगी, प्रतिरोध किस में कम होगा, ज्यादा आसानी से प्रवाहित किस में होगी, मतलब आसानी से प्रवाहित कब होगी? जब प्रतिरोध कम होगा। तो इसमें प्रतिरोध कम होगा मोटे तार में, छोटे तार में प्रतिरोध ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है ये, ठीक है ना, ये इसका क्षेत्रफल ज्यादा है और क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो प्रतिरोध कम होता है। ठीक है ना। तो ये सिंपल सी चीज हमको ध्यान रखनी है बस। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु यानी मिश्रातु के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों? तो ये सिंपल सी चीज है। क्यों? कि शुद्ध धातु होते हैं ना, वो उसके नहीं बनाकर मिश्र धातु के बनाने के कुछ नियम है। क्या कारण है? कि मिश्र धातुओं के प्रतिरोधकता होती है शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। कहने का मतलब, अगर हमने मिश्र धातु से बनाए तो प्रतिरोधकता इनकी अधिक होगी। ठीक है ना। और ताप वृद्धि के कारण इनकी प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन आता है, तापमान बढ़ गया तो भी इनके प्रतिरोधकता में फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। शुद्ध धातु के अगर बनाएंगे तो दिक्कत रहेगी, प्रतिरोध उसमें समस्या रहेगी, क्योंकि प्रतिरोध उसमें बहुत कम होगा। ठीक है। और मिश्र धातुओं का अपचयन यानी दहन उच्च ताप पर शीघ्र नहीं होता। अगर ताप बढ़ा दिया जाए ना तो मिश्र धातु में पिघलती नहीं आसानी से, लेकिन शुद्ध धातु है तो वो पिघल जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम उपयोग करते हैं अपने मिश्र धातु का। ठीक है। अगला है, आपको एक संयोजन बनाना है, श्रेणी क्रम वाला संयोजन। ठीक है। जिसमें आपको ये चीजें दे रखी है, ठीक है ना, जिसमें 2-2 वोल्ट की 6 बैटरियां हैं, 3 सेल है ना, 3 सेल है तो हमने ये 3 सेल यहाँ पे बना दिए। ठीक है।
फिर बोला है 5 प्रतिरोध है, एक 5 ये हो गया, एक 8 हो गया, एक 12 हो गया, ठीक है। एक प्लग कुंजी बनाई, ये प्लग कुंजी बना दी है, ठीक है। और श्रेणी क्रम में ये तीनों लाइन में लगा दिए, श्रेणी क्रम में लगा दिए। समांतर होता तो एक दूसरे के ऊपर नीचे लगते ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन है कि विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन, एकमात्र टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो देखिए विद्युत लैंपों में जो तंतु बनाते हैं ना, टंगस्टन का उपयोग करने का विशेष रीजन है। क्या रीजन है? देखिए टंगस्टन जो होता है वो अपने गलनांक उसका होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही उच्च गलनांक होता है। प्रबल धातु है जो अत्यंत तप्त होकर भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं परंतु पिघलते नहीं हैं, इसलिए हम टंगस्टन का उपयोग करते हैं। पिघलते हैं नहीं, ठीक है ना, और उनका गलनांक बिंदु बहुत ज़्यादा उच्च होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर, विद्युत इस्त्री में शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? ये हमने अभी बात कर ली, ठीक है ना। क्योंकि मिश्र धातु जो होते हैं इनके प्रतिरोध अधिक होते हैं और ये आसानी से पिघलते नहीं है। शुद्ध धातु उसके मुकाबले पिघल जाते हैं, गर्म हो जाते हैं जल्दी, ठीक है ना। ये हमने बात कर ली, ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथों को श्रेणी क्रम में संयोजित क्यों नहीं किया जाता? श्रेणी क्रम में क्यों नहीं लगाते? तो ये बहुत ही आसान है और हम जानते हैं इसको, क्या कि इनको श्रेणी क्रम में संयोजित करने से क्या होगा कि पहला कारण कि इनके लिए अलग अलग स्विच ऑन ऑफ करना होगा। जैसे आपको टीवी का अलग, बाहर वाले बल्ब का अलग, उन सब का मतलब सबके लिए अलग अलग सॉकेट बना के अलग अलग सबको करूँ, ठीक है ना। और एक उपकरण खराब होने पर क्या है, अभी हम अलग अलग साथ में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमने इनको कैसे लगा दिया श्रेणी में, तो आपने टीवी बंद की तो पूरे घर की लाइटें बंद, ठीक है ना। तो एक खराब होने पे दूसरा बंद हो जाता है, अपने आप सारे बंद हो जाते हैं। ये किस में होता है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी मतलब ये है अपने, ठीक है ना, ये श्रेणी है, ठीक है, एक के बाद एक है। मान लीजिए आपने यहाँ लट्टू लगा रखा है, ठीक है ना, ये लट्टू, फिर आपने आगे यहाँ पे मान लीजिए अपनी टीवी चल रही है, ठीक है, यहाँ आगे और कुछ चल रहा है, फ्रिज पड़ा है, ठीक है। और ये एक श्रेणी क्रम हो गया सीधा, ठीक है। अब यहाँ से स्विच जैसे ही हमने ऑफ किया तो ये सब बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता, आपने इसके लिए अलग स्विच है, इनके लिए अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, श्रेणी क्रम में सभी युक्तियां उपकरण समान धारा प्रवाहित होती हैं। अब श्रेणी क्रम में क्या है, सब में समान धारा जाएगी जिससे हमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कुछ को विद्युत धारा कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। और विद्युत परिपथ जो कुल होता है वो सबका जुड़ जाता है और प्रतिरोध बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, ठीक है ना, और धारा का मान अत्यंत कम हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो गया तो विद्युत धारा कम हो जाएगी, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डी, कि यहाँ पे एस लिख दिया ना, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे परिवर्तन में किस प्रकार निर्भर करता है, परिवर्तित होता है? तो ये हमने अभी बात की कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, जैसे आर बराबर क्या होता है अपने 1/एरिया। क्षेत्रफल अगर ज्यादा हुआ तो प्रतिरोध होगा कम, और अगर क्षेत्रफल कम हुआ तो प्रतिरोध होगा ज्यादा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर एल्यूमिनियम तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये विद्युत का अच्छे से चालन करती है, ठीक है ना। और इनके बारे में क्या पॉइंट है देखिए, ये विद्युत के एक अच्छे चालक होते हैं, ठीक है, प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जल्दी गर्म भी नहीं होते हैं, और सुगमता पूर्वक इनके तार आसानी से बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण बताइए, ठीक है, ये अपना लास्ट चैप्टर है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वो आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, प्रतिच्छेदित करती नहीं है कहने का मतलब, ठीक है। दूसरा, ये अपने एक चुंबक है, मान लीजिए ये एन है, ये एस है, तो ये हमेशा एन से निकल के एस की ओर चलती रहती है ऐसे, ठीक है। ये आपको डायग्राम भी दे सकते हैं, आपको इस प्रकार तीर भी बनाना है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। कटती कभी नहीं है, यहाँ पे कटती हुई भले ही दिखे लेकिन कटती कभी नहीं है, तो इनके, और ये बंद वक्र बनाती है, हमेशा ऐसे आके पूरा ऐसे जुड़ जाएगा एक दूसरे से वापस इसके सामने, ठीक है ना, बंद वक्र बनाती है, ठीक है। और क्या होगा कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव और चुंबक के अंदर ये दक्षिण से उत्तर की ओर होती हैं, ठीक है। ये पास में अधिक, जैसे हमने ये चुंबक बनाया ना, तो यहाँ पास पास में इनकी बहुत अधिक क्षमता होती है, ठीक है, प्रबल होती है, और दूरी पे जाने पे इनके जो दूरी है बीच की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है? क्योंकि सीधा सा सिंपल सा नियम है। अगर मान लीजिए ये अपना चुंबक है और इसमें दो बल रेखाएं आपस में यहाँ जाती हुई, मान लीजिए इसने इसको काट दिया,
तो काट दे तो एक डायरेक्शन ये हो गई और एक डायरेक्शन ये होगी, दो दिशाएं होगी। एक ही टाइम में एक चुंबक दो दिशाएं कभी नहीं दिखा सकता, ठीक है ना, ये हो नहीं सकता, इसीलिए कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो देखिए यदि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होगी, जो संभव नहीं है, ठीक है ना। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, ठीक है। फिर बोला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री कोण होना चाहिए, ठीक है। यदि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मध्यमा चालक में विद्युत प्रवाह की विद्युत धारा को दिखाए, तो अपने जो अंगूठा होगा वो अपने बल की दिशा को दिखाएगा, ठीक है। तो याद रखने का भी तरीका, जैसे ये अपना मान लीजिए अंगूठा बना दिया और इस प्रकार से अपने एक आगे वाले अंगुली बना दी हमने ये, ठीक है, और एक जो 90 डिग्री कोण ऐसे बनेगी वो बना दी। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप क्या, कि फादर, मदर और लास्ट वाली जो अपनी अंगुली होती है ना, जिसको हम बोलते हैं और ये कौन सी अपने मध्यमा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी अपने फादर, मदर और चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स यानी बल, एम यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, सी मतलब यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रन मतलब सी का मतलब हो गया यहाँ पे करंट, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम बताइए। तो एक अर्थिंग वायर होता है, फ्यूज इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है ना। अगला है अपने पास एक सिंपल सा क्वेश्चन कि 2 किलोवाट शक्ति अनुमान तक का एक विद्युत तंदूर किसी विद्युत परिपथ जो 220 वोल्ट अपने घरों में चलता में प्रचलित किया जाता है, तो जिसका विद्युत का धारा का अनुमान तक 5 एम्पियर है। तो आप ये बताइए इस संयोजन के परिणाम की व्याख्या कीजिए। तो विद्युत शक्ति पता करनी है आपको, ठीक है ना, प्राप्त होने वाले विद्युत करंट पता करिए, है ना। करंट है 5 एम्पियर है। तो देखिए मतलब इसमें ये संयोजन है ना, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या होगा इसके बारे में ये पूछा है ना। तो हमने लिखा P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, ठीक है ना, बचपन से तो नहीं 9th से तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो P बराबर वी आई, तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्या है, एक तो अपने पास ये है और एक अपने पास शक्ति है, पावर है, ठीक है, पावर है और वी है। P की वैल्यू पड़ी अपने पास, V की वैल्यू पड़ी। P कितना है, हमने कहा 2 किलो वाट, तो इसको जब हम वाट में चेंज करेंगे 2000 हो जाएगा, और V पड़ा है 220 वाट, ठीक है ना। तो अब इन दोनों से हम आई करंट निकाल लेंगे। तो करंट आया लगभग 9 एम्पियर, ठीक है, जबकि उसकी हिम्मत कितनी है तार की, 5 एम्पियर सहन करने की क्षमता है, और हमारे करंट चल रहा है 9 एम्पियर का। तो दिक्कत क्या होगी, क्योंकि विद्युत परिपथ का अधिकतम धारा अनुमान तक 5 एम्पियर है, इसलिए परिपथ के साथ संलग्न सुरक्षा अवयव फ्यूज जो है वो भंग कर देगा, मतलब परिपथ को भंग कर देगा, तोड़ देगा, और विद्युत तंदूर कार्य नहीं कर पाएगा, मतलब फ्यूज उड़ जाएगा अपने, क्योंकि विद्युत धारा आ रही 9 एम्पियर की, और जो अपने अनुमान तक लगा है जो विद्युत धारा को आगे जाने देगा वो चल रहा है 5 एम्पियर का, तो विद्युत धारा उसमें से जा नहीं पाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के दो तरीके बताइए। तो एक तो प्रबल चुंबक की सहायता से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा किसी कुंडली या तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। लघु पतन से बचने के दो उपाय लिखिए। तो देखिए एक तो आप क्या कर सकते हैं कि लघु पतन से बचने के लिए फ्यूज का उपयोग करिए, एक ही पूछा है, फ्यूज का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपने लास्ट क्वेश्चन है कि भू संपर्क तार का कार्य क्या होता है। तो ये क्या करता है कि किसी भी विद्युत उपकरण के धात्विक आवरण में किसी विद्युत धारा का कोई क्षरण होता है। कहने का मतलब हमने क्या है, मान लीजिए कंप्यूटर चला रहे हैं, सीपीयू अपने पास है, तो इसमें से थोड़ी थोड़ी सीपीयू में कभी कभी हमको हल्का सा झटका आ जाता है। उसका कारण क्या होता है कि विद्युत धारा का थोड़ा थोड़ा क्षरण होता रहता है, निकलते रहते हैं वहाँ से। तो उपकरण से जुड़े भू संपर्क तार के कारण उपकरण का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है, और इससे उपकरण का उपयोग करता है उसको विद्युत आघात या झटका नहीं लगता है। अगर हमने भू संपर्क यानी अर्थिंग कर दी है तो हमको झटका नहीं लगेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। अब अपने 2-3 वीडियो और आएंगे जिसमें आपको इसकी जो भी अपने न्यूमेरिकल और कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है ना, फिर अपने कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कंप्लीट वीडियो देख के एग्जाम में बैठते हैं तो आपके एग्जाम पेपर बहुत ही शानदार होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।